नमस्कार साथियों। तो रवाटी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज की इस क्लास में हम देखेंगे साथियों हमारे नए बिंदु को, और आज का जो हमारा बिंदु है वो है अक्षांश व देशांतर। तो अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का क्या महत्व होता है, क्या उपयोग होता है, अर्थात अक्षांश देशांतर रेखाओं को हम क्यों जानते हैं, क्यों पढ़ते हैं, तो इसकी विस्तृत जानकारी आज की हम इस लेक्चर में प्राप्त करेंगे। तो साथियों अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं, तो सबसे पहले तो इनके बारे में जानिए। अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है। संपूर्ण पृथ्वी एक इस प्रकार से ग्लोबी अवस्था में स्थित है, इस प्रकार से संपूर्ण स्थिति ग्लोब के रूप में अर्थात संपूर्ण पृथ्वी की स्थिति ये कुछ इस प्रकार से पाई जाती है। और ये जो स्थिति है इसमें सामान्यतः हम देखें तो साथियों इस पृथ्वी पर कुछ दो प्रकार की रेखाएं होती हैं। एक होती है पृथ्वी पर खींची जाने वाली क्षैतिजीय रेखाएं, और इन क्षैतिजीय रेखाओं को हम आडी लाइनें भी कहा जाता है, इनको ही लैटिट्यूड कहा जाता है। तो इन रेखाओं को कहा जाता है अक्षांश। तो ऐसी जितनी भी रेखाएं होंगी वो अक्षांश कहलाएंगी। अब याद रखना ये अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं। और ये जितनी भी ऐसी लाइनें होंगी जो क्षैतिजीय अवस्था में खींची जाएंगी अक्षांश कहलाएंगी। अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली क्षैतिजीय रेखाएं काल्पनिक रूप से अक्षांश रेखाओं के नाम से जानी जाती है। अर्थात पृथ्वी पर इनका कहीं भी विस्तार नहीं पाया जाता, केवल एक काल्पनिक अवस्था है, और इन काल्पनिक क्षैतिजीय अवस्थाओं को ही कहा जाता है अक्षांश। तो संपूर्ण पृथ्वी पर कुछ इस प्रकार से आडी लाइनें या जिनको हम क्षैतिजीय लाइनें कहते हैं ये अक्षांश कहलाती हैं। समानांतर देखिए साथियों, इस मध्यवर्ती जो इस संपूर्ण गोले को दो भागों में विभाजित कर रही है इसको कहा जाता है 0 डिग्री, और इस 0 डिग्री को ही कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसी को कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। इसी को कहा जाता है विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। भूमध्य पृथ्वी के मध्य से होकर खींची जाने वाली वह काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को या इस गोले को दो भागों में विभाजित करती है, इस रेखा को कहा जाता है भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अर्थात इसके दौरान दो गोले के आधे भाग बनते हैं, एक को कहा जाता है उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए इस गोले का आधा भाग जो हमारे उत्तर की ओर दिखाई दे रहा है, अर्थात एक डी की आकृति बन रही है, इसको कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। इसको उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। इस 0 डिग्री लाइन के नीचे भी एक डी की आकृति बन रही है, इसको कहा जाता है गोले का आधा भाग, और दक्षिण में होने के कारण इसको कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। अब यहाँ से ध्यान देने योग्य जो तथ्य है वो ध्यान देंगे। गोलार्ध क्या होता है, गोले का आधा भाग गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ इस पूर्ण गोले को विभाजित करने वाली वह रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से जानी जाती है, इसी को विषुवत रेखा कहा जाता है, इसी को भूमध्य रेखा कहा जाता है। ये पृथ्वी को दो लगभग मध्य से विभाजित करने वाली वह रेखा है जो एक उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानी जाती है। अर्थात इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा द्वारा पृथ्वी को दो गोलार्धों में विभाजित किया जाता है, और ये दो गोलार्ध उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाने जाते हैं। अब देखिए साथियों, यहाँ कुछ समानांतर, यहाँ कुछ हमने संख्या लिखी और उस संख्या को हमने लिखा 5 डिग्री, और यहाँ हमने दूसरी संख्या लिखी, इसको लिखा 5 डिग्री। तो याद रखना दो समान अक्षांशों को मिलाते हुए खींची जाने वाली वह काल्पनिक रेखा जो पूर्व से पश्चिम होती है क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है। यही स्थिति हम यहाँ 5 डिग्री दक्षिण की ओर लिख रहे हैं। ये 5 डिग्री दक्षिण की ओर है, इस 5 डिग्री दक्षिण की ओर 5 डिग्री उत्तर की ओर। 0 डिग्री से उत्तर होने के कारण इसको कहा जाता है उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, और दक्षिण की ओर होने के कारण इसको कहा जाता है दक्षिणी अक्षांश।
तो समझ पाए होंगे, 0 के बाद में एक स्थिति आती है 1, उत्तर में आती है 1, इसके बाद में आती है 2, फिर उत्तर में आती है 2, फिर दक्षिण में आती है 3, फिर उत्तर में आती है 3, फिर आती है दक्षिण में 4, उसके बाद में आती है उत्तर में 4, फिर आती है 5 की स्थिति। तो समानांतर देखिए, समान अक्षांशों को या समान अक्षांश बिंदुओं को मिलाते हुए खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है। जैसे हमने देखा कि ये 5 डिग्री को 5 डिग्री से मिलाते हुए खींची जाने वाली एक काल्पनिक रेखा है जो दोनों ही गोलार्धों में समान अवस्था में विस्तृत है। अर्थात इधर भी 5 डिग्री था, इधर भी 5 डिग्री था, दोनों समान अक्षांशों को मिलाते हुए पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। तो इस प्रकार से अगर हम इनका देखें विस्तार, तो साथियों उत्तर में 0 डिग्री से अंत तक अगर हम जाएं तो उत्तर में हमारी लास्ट स्थिति बनती है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और यही स्थिति हमारे दक्षिण में बनती है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश। अब यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि 0 डिग्री से लेकर 1, 2, 3, 4 से लेकर 90 डिग्री तक, 0 के बाद दक्षिण में चलें तो 1, 2, 3 से लेकर 90 तक या 90 तक स्थिति हमें उत्तर और दक्षिण 2 अक्षांशों के रूप में देखने को मिलती है। अर्थात 2 प्रकार के अक्षांश होते हैं, एक उत्तरी अक्षांश और एक दक्षिणी अक्षांश। लेकिन 0 डिग्री न उत्तरी होता है न दक्षिणी होता है, पृथ्वी के मध्य से गुजरता है, तो ये स्थिति मध्यवर्ती अक्षांश की मानी जाती है, या इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा कहा जाता है। यहाँ से हमारे सामने तथ्य निकल कर के आया कि अक्षांश रेखाएं हैं ये कितनी होती हैं, तो अक्षांश रेखाएं या अक्षांश कुल कितने होते हैं, तो कुल अक्षांशों की बात करें तो कुल अक्षांशों की स्थिति होती है साथियों 90 + 90, दोनों ही गोलार्धों में 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी, दोनों की संख्या स्थिति क्या होगी 180 डिग्री होगी। अर्थात अक्षांश कितने होंगे 180 होंगे। तो हमने देखा 1 से लेकर के और 90 तक या 1 से लेकर के 90 तक की स्थिति देखी, 90 है उत्तर में और 90 तक है दक्षिण में, तो 90 + 90 कितने होंगे 180 होंगे। लेकिन साथियों हमने एक लाइन और देखी है 0 डिग्री, जो कि न 1 है न 2 है, ये 0 डिग्री भी एक रेखा है और अक्षांश रेखा के रूप में जानी जाती है। तो अगर इसको और मान लिया जाए 0 डिग्री अक्षांश रेखा को अगर और मान लिया जाए एक लाइन, तो इनकी कुल संख्या कितनी होती है 181 होती है। अर्थात ये स्थिति इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछ लिया जाता है, कुल अक्षांश पाए जाते हैं या ग्लोब पर कुल अक्षांश होते हैं, तो कुल अक्षांश 181 होते हैं। विषुवत रेखा सहित दोनों गोलार्धों में 90 + 90 और विषुवत रेखा को शामिल कर लिया जाए तो 181 अक्षांश होते हैं। अब यहाँ हम बात करें कि ये संपूर्ण पृथ्वी पर इस प्रकार से एक गोलाकार अवस्था में है, तो यहाँ अगर हमने पहली लाइन को देखा 0 डिग्री, इसके बाद में 5 को देखा, और यही स्थिति अगर हम उत्तर में और दक्षिण में दोनों में एक स्थिति के साथ और देखें, यहाँ तक की स्थिति जो समान एक अक्षांश है इसको कहा जाता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यही स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में है और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश नॉर्थ लैटिट्यूड कह सकते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश साउथ लैटिट्यूड कह सकते हैं। इसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं साथियों, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का अन्य नाम है, इसको कहा जाता है मकर रेखा, मकर रेखा। इसको कहा जाता है कर्क रेखा, इसका अन्य नाम कर्क रेखा है। अब देखिए एक सामान्य सा अंतर आपके सामने आया है, 0 डिग्री वाली लाइन और 23.5 डिग्री लाइन में कुछ दूरी का अंतर पाया जाता है। अर्थात भूमध्य रेखा के पास जो रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं होती हैं, वो बड़ी होती हैं, लेकिन जो ही हम गोलार्ध में उत्तर और दक्षिण की ओर चलते हैं, अर्थात 90 डिग्री उत्तर की ओर चलें और 90 डिग्री दक्षिण की ओर चलें, तो इनके मध्य दूरियों में कमी आती चली जाती है। जिस प्रकार से आगे वाली रेखा को खींच करके हम देखें तो यहाँ हमारी एक स्थिति पाई जाती है 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा,
66.5 डिग्री अक्षांश रेखा। इस 66.5 डिग्री अक्षांश का विस्तार पाया जाता है उत्तरी अक्षांश में अर्थात नॉर्थ लेटीट्यूड के रूप में, और ये 66.5 डिग्री रेखा है, इसका विस्तार पाया जाता है दक्षिण में, तो इसको 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के नाम से जानते हैं। साथियों, इससे एक तथ्य का पता चला है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा से छोटी होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या कर्क रेखा, तो इससे भी छोटी होती है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। यही स्थिति हमारे दक्षिणी गोलार्ध में भी है। 0 डिग्री से छोटी होती है 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको कहा जाता है मकर रेखा। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जो मकर रेखा से भी छोटी होती है। तो ये कह सकते हैं हम, भूमध्य रेखा से जब हम दोनों गोलार्धों में चलते हैं या दोनों ध्रुवों की ओर चलते हैं तो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरियों में कमी आती चली जाती है। जिस प्रकार से देख पा रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी के मध्य बड़ा अंतर पाया जाता है। ये स्थिति सबसे बड़ी होती है। ये 0 डिग्री सबसे बड़ा अक्षांश होता है, संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर गोलाकार अवस्था में है, तो इसको सबसे बड़ा वृत्त भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे, अक्षांश वृत्त होते हैं। कितने अक्षांश वृत्त होंगे यह भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखें 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी का सबसे बड़ा अक्षांश है, सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त है। उसके बाद में हम चर्चा करें कि जब उत्तरी गोलार्ध की ओर दक्षिणी गोलार्ध की ओर चलते हैं तो दूरों तक जाते जाते इनकी आकृति में, इसकी जो लंबाई है उसमें कमी आती चली जाती है, और ये जो कमी है साथियों ध्रुव के पास सबसे कम हो जाती है। तो ये स्थिति अगर आगे हम देखें तो हमारी ये स्थिति अंतिम रूप से सबसे छोटी अवस्था में पाई जाती है, अर्थात 90 डिग्री के पास वाली जो अक्षांश रेखा है ये सबसे छोटी अक्षांश रेखा होती है। इसको कहा जाता है 89 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कह सकते हैं और उत्तरी अक्षांश कह सकते हैं। ये 89 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगा। जब हम बात करेंगे 90 डिग्री की तो ये 90 डिग्री क्या होगा, उत्तरी अक्षांश होगा। इस 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है उत्तरी ध्रुव। इंपॉर्टेंट है उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव की स्थिति कितनी होती है, उत्तरी ध्रुव की स्थिति होती है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या इसको कहा जाता है नॉर्थ पोल। यही स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की होती है, इसको कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। अब इस प्रकार से अगर आकृति की बात करें तो दक्षिणी ध्रुव जिसको 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव जिसको 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, ये एक बिंदु के रूप में पाया जाता है, एक पोल के रूप में पाया जाता है। तो हम देखते हैं कि 0 डिग्री सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त या अक्षांश रेखा है, तो सबसे छोटी जो अक्षांश रेखा होगी वो कौन सी होगी, 89 डिग्री अक्षांश रेखा होगी, और यही सबसे छोटा वृत्त होगा। लेकिन 90 डिग्री होगा, वो एक अक्षांश तो होगा लेकिन रेखा नहीं होगी। साथियों, हमने रेखा की बात करते समय देखा था कि दो समान डिग्रियों को मिलाते हुए खींची जाने वाली एक काल्पनिक रेखा क्या है, अक्षांश रेखा है। यहाँ 90 डिग्री दो नहीं है, तो 90 डिग्री एक ही है और उस स्थान को मिलाते हुए खींचने वाली कोई स्थिति नहीं बन रही है, इसलिए अक्षांश 90 डिग्री होता है, वो एक बिंदु के रूप में होता है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट तथ्य निकलता है, उत्तरी ध्रुव एक बिंदु के रूप में है, न कि वृत्त के रूप में। ये एक बिंदु है, वृत्त नहीं, वृत्त नहीं है। तो यहाँ वृत्त नहीं है तो फिर अक्षांश वृत्त कितने होते हैं, तो यही स्थिति हमारे दक्षिणी ध्रुव के साथ आती है। ये भी एक बिंदु है लेकिन वृत्त नहीं है, बिंदु है वृत्त नहीं है, वृत्त नहीं है। तो अक्षांश तो है लेकिन अक्षांश वृत्त नहीं है, अक्षांश रेखा नहीं है, केवल अक्षांश है और एक अक्षांश बिंदु के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ ध्यान देंगे, हमारे कुल अक्षांशों की स्थिति को हम देख चुके हैं, कितने हैं, 181 हैं। तो अक्षांश वृत्त कितने होते हैं, तो अक्षांश वृत्त या अक्षांश रेखा, तो इनकी संख्या 2 कम होती है। दोनों ध्रुवों को निकाल दिया जाए, 90 डिग्री उत्तरी को और 90 डिग्री दक्षिण को निकाल दिया जाए तो शेष अक्षांश रेखा और अक्षांश वृत्त होते हैं। तो दोनों ही गोलार्धों में 89 प्लस 89 मिलकर के कितने होंगे, ये 179 होंगे। तो अक्षांश वृत्त और अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 179 या 179 अक्षांश वृत्त होते हैं,
अक्षांश वृत्त होते हैं। इनको अक्षांश वृत्त के नाम से जाना जाता है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ अगर हम समान रूप से एक स्थिति को देखें तो इनके कुछ नाम जो हमने देखे हैं, 0 डिग्री का नाम हमने देखा विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है। इसके दोनों ओर चलने पर एक 23.5 डिग्री एक प्रधान अक्षांश आता है। इस प्रधान अक्षांश का नाम कर्क रेखा माना जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में इसको मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। दोनों का अक्षांश 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश 23.5 के साथ पाया जाता है। उत्तर में इसको कर्क रेखा, दक्षिण में इसको मकर रेखा कहा जाता है। यही स्थिति जब हम उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात करें तो इस 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है आर्कटिक वृत्त। इसी का अन्य नाम है आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त कहलाती है। इस 66.5 डिग्री की बात करें तो इसको कहा जाता है अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, अंटार्कटिक वृत्त किसे कहा जाता है? 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। आर्कटिक वृत्त किसे कहा जाता है? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है या 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। अब एक सामान्य तथ्य की ओर चर्चा करेंगे। वो चर्चा होगी कुछ इस प्रकार से, अगर हम समान एक देशांत अक्षांश की बात करें तो अगर हमने 1 डिग्री को मिलाते हुए इस प्रकार से एक रेखा खींची, 1 डिग्री को 1 डिग्री के साथ मिलाते हुए, तो ये 1 डिग्री दोनों ही गोलार्धों में कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित है। अब साथियों हमने देखा कि इसका विस्तार भी पूर्व से पश्चिम की ओर भूमध्य रेखा के समानांतर है। तो यहाँ से एक तथ्य इंपॉर्टेंट बनता है कि सभी अक्षांश होते हैं वो भूमध्य रेखा के समानांतर होते हैं, अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर खींचे जाते हैं। लेकिन विस्तार किस दिशा में होता है? हमने पहली 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींची, उसके बाद में दूसरी खींची वो उत्तर की ओर गई, तीसरी जो हमने खींची वो दक्षिण की ओर गई, चौथी खींची वो उत्तर की ओर गई, 5वीं खींची वो दक्षिण की ओर गई। तो विस्तार कौन सी दिशा में हो रहा है? उत्तर से दक्षिण की ओर, लेकिन खींची जाती हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। तो अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, लेकिन विस्तार होता है उत्तर से दक्षिण की ओर। अब यहाँ हम बात करें भूमध्य रेखा के पास में एक, अगर हम इस अक्षांश की बात करें तो इस एक अक्षांश के मध्य जो दूरी होती है ये दूरी पाई जाती है 111 किलोमीटर। यहाँ अगर हम इसकी बात करें तो ये दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर है। अर्थात भूमध्य रेखा के पास में अक्षांश के मध्य जो दूरी होती है वो औसत दूरी 111 किलोमीटर होती है। बात करें आगे, जब हम उच्च अक्षांशों की ओर चलें या हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों की ओर चलें तो ये दूरी बढ़ेगी या घटेगी? तो सामान्य स्थिति आपको दिख रही होगी, यहाँ से यहाँ तक दिख पा रही है, ये दूरियां बढ़ती हैं। तो जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की ओर जाएंगे तो ये दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। तो इस प्रकार से अगर हम नेक्स्ट की बात करें, अगर 89 डिग्री है और 90 डिग्री है इसके बीच, और 88 डिग्री है या 88 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये 88 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, 88 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और ये 88 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। अगर हम इनके मध्य की बात करें तो ये दूरियां और अधिक बढ़ जाती हैं और 89 से 90 के बीच की ये जो दूरी हो जाती है साथियों, ये दूरी 111.7 किलोमीटर की दूरी हो जाती है। अब ये तथ्य आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, किस रूप में? भूमध्य रेखा के पास अक्षांशों के मध्य की औसत दूरी 111 किलोमीटर पाई जाती है। तो दोनों ही ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों के मध्य दूरियां बढ़ने लगती है और ध्रुवों के ऊपर जाते हैं तो ये अक्षांश 111.7 किलोमीटर दूरी के साथ फैल जाते हैं। अर्थात एक समान अक्षांश के मध्य 111 किलोमीटर की दूरी भूमध्य रेखा पर होती है तो ध्रुवों पर 111.7 किलोमीटर की दूरी होती है। अब देखिए अक्षांशों का उपयोग क्या है या अक्षांश हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है। तो यहाँ ध्यान देंगे, भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें वर्ष भर लगभग लंबवत चमकती हैं, संभवतः दिन रात बराबर होते हैं। तो इस स्थिति के बाद में सूर्य की उपस्थिति होती है वो एक समय होती है कर्क रेखा के ऊपर और एक समय होती है मकर रेखा के ऊपर। ये चर्चा हम करेंगे कब कब होती है, 22
दिसंबर को मकर रेखा पर चमकता है, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। तो ये स्थिति इस क्षेत्र में बनने वाली जो स्थिति होगी ये गर्मी के प्रभाव में होगी। और साथियों इस क्षेत्र में जो गर्मी का प्रभाव रहेगा तो यहाँ एक ताप कटिबंध बनेगा। इस ताप कटिबंध को कहा जाता है उष्ण कटिबंध। इस ताप कटिबंध को कहा जाता है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध होगा। ये दोनों ही गोलार्धों में उष्ण कटिबंधीय स्थिति होगी, अर्थात 0 डिग्री भूमध्य रेखा से दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री के मध्य पाए जाने वाले ताप कटिबंध को उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। या हम यूं कह सकते हैं कि कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के मध्य तक के भाग को उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ एक सामान्य प्रश्न निकलता है कि अक्षांश किसका निर्धारण करते हैं, तो अक्षांश कटिबंधों का निर्धारण करते हैं। इसीलिए एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य की जो दूरी होती है उसको कटि के नाम से जाना जाता है या कटिबंध के नाम से जाना जाता है। अब आगे बात करें कि एक समय सूर्य की उपस्थिति कहाँ होती है, कर्क रेखा पर होती है। एक समय सूर्य की उपस्थिति कहाँ होती है, मकर रेखा पर होती है। कब कब होती है ये हम देख चुके हैं और आगे भी देखेंगे। ये होती है 22 दिसंबर के दिन सूर्य की उपस्थिति मकर रेखा पर होती है, और ये होती है 21 जून के दिन जब सूर्य की उपस्थिति कहाँ होती है, कर्क रेखा पर होती है। जब कर्क रेखा पर यहाँ सूर्य की उपस्थिति होती है तो इस गोलार्ध में गर्मी का प्रभाव होता है। जब मकर रेखा पर सूर्य की स्थिति होती है तो इस दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की गर्मी का प्रभाव होता है और उष्मा होती है। जब यहाँ सूर्य की उपस्थिति कर्क रेखा पर होती है तो इसके आसपास वाले क्षेत्र में गर्मी का मौसम होता है और इस समय यहाँ गर्मी होती है। लेकिन याद रखें जब सूर्य की उपस्थिति 22 दिसंबर को मकर रेखा पर होगी, यहाँ शीत बनेगी, तो यहाँ दो अवस्थाएं पाई जाएंगी। गर्मियों में गर्मियाँ रहेंगी तथा सर्दियों में सर्दियाँ रहेंगी। तो यहाँ ताप कटिबंध कैसा होगा, वो होगा शीतोष्ण प्रकार का कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध होगा, अर्थात शीत भी होगा और उष्ण भी होगा। इस कटिबंध को कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध। तो दोनों ही गोलार्धों में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के मध्य बनने वाले ताप कटिबंध को किस नाम से जाना जाता है, 66.5 डिग्री से 23.5 दोनों ही गोलार्धों में बनने वाले इस कटिबंध को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। अर्थात दो ऐसी रेखाएं हैं जो ताप कटिबंधों का निर्धारण कर रही हैं। एक 0 डिग्री से उत्तर की ओर चलने पर कर्क रेखा और एक 0 डिग्री से दक्षिण की ओर चलने पर मकर रेखा है। ये ताप कटिबंध का निर्धारण कर रही है। अर्थात दोनों के मध्य को कहा जाता है उष्ण कटिबंध तथा 23.5 डिग्री से 66.5 अर्थात आर्कटिक वृत्त और 23.5 डिग्री से अंटार्कटिक वृत्त के मध्य जो कटिबंध बनता है इसको कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध। तो यहाँ भी कटिबंध का निर्धारण करने वाली रेखा कौन सी है, 66.5 डिग्री है और दक्षिण गोलार्ध में भी 66.5 डिग्री है। तो यहाँ कर्क रेखा, मकर रेखा, अंटार्कटिक वृत्त और आर्कटिक वृत्त हैं, ये कटिबंधों का निर्धारण करते हैं। जब सूर्य की स्थिति 21 जून को यहाँ होती है तब भी इस उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री के उत्तरी भाग पर सूर्य की किरणों का प्रभाव नहीं के बराबर होता है। इस समय भी यहाँ शीत बनी रहती है, इसलिए इस कटिबंध को कहा जाता है शीत कटिबंध। और यही स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में बनती है, यहाँ भी इसको कहा जाता है शीत कटिबंध। तो साथियों ये देख पाए होंगे आप कि धरातल के ऊपर या पृथ्वी पर 3 कटिबंध पाए जाते हैं और ये 3 कटिबंध कौन कौन से हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। तो शीत कटिबंध की जो स्थिति होती है वो 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री, 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के मध्य होती है, इसको कहा जाता है शीत कटिबंध। तो कटिबंधों का निर्धारण होता है तो हमारे सामने महत्वपूर्ण तथ्य निकलता है कि एक देशांतर के समान जो दूरी बनती है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो एक समान जो देशांतर होते हैं अर्थात 1 डिग्री से अगले 1 डिग्री अर्थात 1 डिग्री से 2 डिग्री के मध्य, या कह सकते हैं समान अक्षांशों के मध्य, समान अक्षांशों के मध्य दूरी, समान अक्षांशों के मध्य दूरी किस नाम से जानी जाती है। तो ये याद रखेंगे, इसको कटिबंध कहा जाता है। मैं ऊपर की ओर इंडिकेट करके लिख देता हूँ, इसको
कट या कटिबंध कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, दो समान अक्षांशों के मध्य की दूरी किस नाम से जानी जाती है? कटिबंध के नाम से जानी जाती है। पृथ्वी पर कितने कटिबंध पाए जाते हैं? 3 कटिबंध पाए जाते हैं, अर्थात 3 ताप कटिबंध पाए जाते हैं। 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध हैं। इस प्रकार से हमारी अक्षांशों की बात कंप्लीट होती है। अब थोड़ा सा इस पर पुनः एक बार गौर करेंगे। 0 डिग्री अक्षांश सबसे बड़ा है, तो यहाँ अक्षांश वृत्त की भी बात आ जाती है। 0 डिग्री अक्षांश वृत्त है, ये पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त है, पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग में है। दूरों की बात करें तो दूरों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाएं, अक्षांश वृत्त छोटे होते चले जाते हैं, लेकिन इनके मध्य की दूरियां बढ़ती चली जाती हैं। बढ़ने की स्थिति हम देखते हैं विषुवत रेखा पर दो समान अक्षांशों के मध्य औसत रूप से 111 किलोमीटर की दूरी पाई जाती है, तो वहीं ध्रुवों के पास ये स्थिति 111.7 किलोमीटर तक की हो जाती है। तो दूरियों के मध्य विस्तार होता है, दूरियां बढ़ती हैं, लेकिन वृत्त छोटे होते चले जाते हैं। 90 डिग्री जो उत्तरी ध्रुव होता है या दक्षिणी ध्रुव होता है, इस दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को बिंदु के रूप में लिया जाता है, न कि वृत्त के रूप में लिया जाता है। मैं जानता हूं या मानता हूं कि निश्चित रूप से आपको ये अक्षांशों के बारे में दी गई जानकारियां संपूर्ण प्राप्त हुई होंगी, समझ पाए होंगे। मैं अपेक्षा रखता हूं कि अक्षांशों से संबंधित कोई भी जानकारी आपकी अधूरी नहीं रही होगी। आगे की हम लेक्चर में बात करेंगे हमारे देशांतरों की। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।